हेलो एवरीवन। हम लोग सीए फाउंडेशन के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे थे अकाउंट्स का। अब पूरे सिलेबस में दो चैप्टर्स हमारे बाकी है, एक पार्टनरशिप अकाउंट्स कंपनी। दोनों चैप्टर ऐसे तो साइज में बड़े चैप्टर्स है, बट स्टूडेंट्स एट द फाउंडेशन लेवल आर मतलब बहुत इजी लगता है उनको ये चैप्टर्स, एंड दे फील लाइक कि ये चैप्टर्स तो हमारे हाथ का खेल है, बिकॉज क्लास 12 में पूरे एक साल आपने यही दो चैप्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, पढ़ाई की थी। 11 में मैक्सिमम बच्चे नहीं रहते हैं उतना सीरियस, तो 11 का क्या पढ़ाई हुआ था किसी को याद नहीं रहता, बट 12 तो भाई इसके बिना कुछ होगा नहीं, इसीलिए 12 की पढ़ाई बच्चों को याद भी रहती है। और पार्टनरशिप का कंपनी का चैप्टर 12 में क्योंकि किया हुआ है, आप लोग बहुत इजी फील करते हो इन चैप्टर्स को करते समय। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सीए फाउंडेशन के बच्चे देख सकते हैं, सीएमए फाउंडेशन के बच्चे ना देखें क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है फाउंडेशन लेवल पे पार्टनरशिप। सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान तो हर लेवल पे सेम ही है, खाली क्वेश्चंस का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस है। डन। आज हम लोग चैप्टर जो रिवाइज करेंगे पार्टनरशिप का, ये पार्ट 1 रहेगा हमारे डिस्कशन का। मैंने सबसे पहले अगर मैं सीए फाउंडेशन की इंस्टीट्यूट मैट आपको दिखाऊं, सीएमए इंटर भी इसी ज्ञान से रेफर कर सकते हैं मेरे साथ साथ। आपकी कॉपी है, कॉपी सामने खोल लेना, उससे आपको सब रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले जो भी ज्ञान है ना वो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें ऑलरेडी सब कुछ कवर किया है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनर्स की राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे आपके ऑलरेडी वहां पढ़े हुए हैं। इसीलिए मैं उन थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जा रहा। मैं जो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करूंगा, विच इज द प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर हमने फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़ रखा है उसका एक बार बेसिक रिवीजन करूं, तो मैंने आपको सिखाया था, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। मैंने आपको सिखाया था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जब सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनाएगा ईयर एंड पे, वो अपने फाइनल अकाउंट्स में एक बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट जहां से वो कैलकुलेट करेगा जीपी, फिर बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां से वो कैलकुलेट करेगा नेट प्रॉफिट। क्योंकि वो अकेला सोल ट्रेडर है, जो भी प्रॉफिट कमाई हो रहा है ये सारा का सारा प्रॉफिट उसी के पॉकेट में जाता है, इसीलिए इस प्रॉफिट का अलग से कोई क्या बोलूं आपको, अलग से कोई डिवीजन वगैरह हम लोग को दिखाना नहीं पड़ता। इस पीएल के बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, हमने ये 3 स्टेटमेंट बनाने सीखे थे। एक पार्टनरशिप फर्म भी जब अपना फाइनल अकाउंट्स बनाता है ना, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट जरूर बनाता है। हर बिजनेस एंटिटी, मैंने आपको बोला ना, खाली फॉर्मेट चेंज होगा, फॉर्म चेंज होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज होगा, पीएल बनने का ज्ञान चेंज नहीं हो सकता, प्रॉफिट कैलकुलेशन का ज्ञान चेंज नहीं हो सकता। और हर एंटिटी को अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है क्योंकि उसको लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। एक पार्टनरशिप फर्म जब अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, वो सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएगा जीपी निकालने के लिए, फिर पीएल बनाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने कमाया, आप जानते हो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता, एक से ज्यादा लोग, 2 या 2 से ज्यादा इंसान मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म बन रहा है और उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ पैसा लगा रहे हैं, एक साथ वो मालिक है जिनको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, तो ये जो नेट प्रॉफिट फर्म कमा रहा है, इस नेट प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूशन। और वही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो फर्म ने पूरे साल भर कामकाज करके प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को शो करने के लिए जो अकाउंट बनेगा उसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट इसलिए अलग से बनाना जरूरी होता है, हम लोग जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाते थे ना, हम लोग कैपिटल को बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट कर देते थे, ओपनिंग प्लस इंट्रोडक्शन माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, वही प्रेजेंट कर देते थे क्योंकि एक आदमी था। बट पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 10 पार्टनर हो सकते हैं, अगर यही चीज आप बैलेंस शीट में प्लेस करोगे एक एक पार्टनर का, बैलेंस शीट बिकम्स वेरी क्लमजी।
इसीलिए क्या करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म के लिए एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया था। हम लोग सबसे पहले यही फाइनल अकाउंट्स के दो कंपोनेंट को सीखेंगे। सर यहां पर हम लोग को फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं सीखना नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। उनका बनाने में कोई ज्ञान चेंज नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अब बैलेंस शीट में एक जन का कैपिटल की जगह 4-5 जन का कैपिटल दिखाई देगा, बट वो सारा कैपिटल का जो काम करना है उसके अंदर जो भी अपने को डालना है वो सारा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जो मैं तुमको रिवीजन करवाना चाहता हूं वो है पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स का दो नया कंपोनेंट्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बताइए, ये नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं और हम लोगों को अब सीखना है कि ये अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। डन है क्या? अब ध्यान से, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, मैंने क्या बोला क्यों बनाते हैं? सर जो नेट प्रॉफिट फर्म कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो पता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर लोग साथ आकर बिजनेस करना चाहते हैं ना, वो अपने बीच में एक अग्रीमेंट लिखकर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डिस्कस करते हैं कि अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया, अगर फर्म को नुकसान हुआ, तो किस तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। हम लोग जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डीड ने प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या क्या चीज बोला है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट कमाया, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बांट दो, बात खत्म। इसमें कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हम लोगों को सीखने पड़ेंगे। अगर इसके कंपोनेंट्स आपको देखने हैं तो मैं एक बेसिक कंपोनेंट आपको दिखाऊं। क्या इन्होंने स्ट्रक्चर बना के नहीं रखा है, मैं आपके लिए बनाता हूं। एक बेसिक कंपोनेंट क्या क्या आ सकता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। तो सबसे पहले आ जाएगा बाई पीएल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। आप बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, कोई झगड़ा नहीं है। इसी नेट प्रॉफिट को अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में कि इस नेट प्रॉफिट में कितना किस पार्टनर को मिलेगा। एक तो हो सकता है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, नेट प्रॉफिट जितना कमाया, मान लो हम लोग 5 पार्टनर है, हमने एक रेशियो डिसाइड की सारे पार्टनर्स ने और बोला इस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो सबसे सिंपल तरीका होता है प्रॉफिट को बांटने का। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर हमारे फर्म में 5 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, सारे पार्टनर जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे पैसा जरूरी नहीं है। सारे पार्टनर जो है वो इक्वली मेहनत करे, अपना लेबर दे फर्म में, वो जरूरी नहीं है। तो क्योंकि पार्टनर्स के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ देयर लेबर दे डू फॉर द फर्म, इसीलिए क्या होता है ना, प्रॉफिट को डायरेक्टली बांटना पार्टनर्स प्रेफर नहीं करते। हर पार्टनर मैं सहसम्मति से ये डिसाइड करता है कि यार अगर कोई इंसान कैपिटल ज्यादा लगाया है और दूसरा इंसान कैपिटल कम लगाया है, तो जो ज्यादा लगाया है उसको उस एक्स्ट्रा पैसा का इज्जत मिलना चाहिए। जो इंसान ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में अपनी सर्विसेज, हो सकता है एक पार्टनर के पास पैसा नहीं हो बट उसके पास स्किल हो, टैलेंट हो, और वो अपने स्किल टैलेंट से पूरे फर्म को ड्राइव करता है, तो उसके स्किल टैलेंट का भी इज्जत हम लोगों को करना होगा। इसीलिए आपको जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे कुछ एडजस्टमेंट दिखेंगे। एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टमेंट लाइक सैलरी टू पार्टनर्स, adjustment like interest on drawing of partners, adjustment like commission of partner, etc. आप जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे ऐसे नेट प्रॉफिट डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते हैं। हम लोग हर पार्टनर की मेहनत की इज्जत करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये सारी चीजों के बारे में, वापस सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा? एक ही जन बताएगा, वो है पार्टनरशिप डीड।
आपको डीड पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती कि इस साल के एंड में जाएंगे, जो कमाए हैं एक बार आपस में बैठेंगे बांट लेंगे जैसा इच्छा होगा, ये नहीं करते, उससे मन मुटाव हो जाता है। सब कुछ लिखित में रखते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पहले ही डिसाइडेड रहेगा कि हम लोग जो कैपिटल लगाएंगे उस कैपिटल के ऊपर 5% हम लोग ब्याज लेंगे, सब लोग जितना जितना जो कैपिटल लगाया है। काम कर रहा है मिस्टर ए बी सी, ज्यादा काम कर रहे हैं, डी और ई मान लो स्लीपिंग पार्टनर है, वो आते ही नहीं है, तो ए बी सी का एक सैलरी बनना चाहिए, वो हम लोग इनिशियली डिसाइड कर लेंगे। जो डी है उसका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, वो गुड सेल करने में बहुत काम करता है, तो उसके सेल्स पे थोड़ा सा कमीशन उसको देंगे। ये सारा चीज ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। और अगर डिसाइडेड ना होना तो ये सब आप लास्ट में जाके झगड़ नहीं सकते कि हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। अगर डीड बोलेगा तो ये सारी चीजें देंगे, अगर डीड मना करेगा तो ये सारी चीजों के बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो सर मान लो डीड में डिसाइड नहीं किए थे, अब एक पार्टनर बोल रहा है सैलरी तो मैंने ज्यादा काम किया, तुम लोग तो ऑफिस आते ही नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे ये सारी चीजें वहां पर नहीं मानी जाएंगी। बोला आपने इनिशियली डिसाइड किया था इनके साथ, यस सर डिसाइड किया था, बट सर ये लोग बोला था आएगा ऑफिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर म्यूचुअली अभी भी तीनों पार्टनर बैठ के डिसाइड करते हो तीनों सहसम्मतियों की इसको देना चाहिए, दे दो। अगर म्यूचुअल डिसीजन नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा, तो डीड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, हम लोग आपको कुछ अलाउ नहीं करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय पार्टनरशिप डीड का रेफरेंस बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड में इन चीजों के बारे में अगर ज्ञान है तो जो बोलेगा वो फॉलो करेंगे, ज्ञान नहीं है तो ये सारी चीजें इग्नोर कर दी जाएंगी। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए थे जहां पर बोले थे पार्टनर्स है, एक पार्टनर बोल रहे हैं मैंने ज्यादा पैसा लगाया इंटरेस्ट दो, एक पार्टनर बोल रहे हैं मैंने ज्यादा काम किया सैलरी दो, बट डीड में कुछ नहीं लिखा, तो हमने बोला कुछ नहीं देंगे, जय राम जी की, प्रॉफिट बांट लो, बात खत्म। पहले बताइए ये सारी बातें आपको याद आ रही है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब नॉर्मली देखने क्यों नहीं मिलता है? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक एक ही है। अगर वो 10 लाख रुपया कमाया, अब इस 10 लाख को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लेकर जाए, सैलरी बोलकर लेके जाए, कुछ भी बोलकर लेके जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 10 लाख पूरा उसका ही होना है। तो चाहे नेट प्रॉफिट बोल के कैपिटल में जोड़ो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के जोड़ो, या सैलरी बोल के जोड़ो, है तो प्रॉफिट उसका ही। बट पार्टनरशिप फर्म में एक आदमी नहीं है, 2 3 4 5 आदमी है, तो इन सब चीजों की भी बात करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को ये बात। अब सिखाऊं क्या करते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया इसको बांटना शुरू करेंगे एज पर पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले हम लोग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह देंगे, फिर अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है उस रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। तो एक एक करके मैं लिखना शुरू करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप कैपिटल चेक कर लो पार्टनर्स का, कैपिटल चेक कर लो पार्टनर्स का, उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट डीड में दी होगी। अगर कैपिटल एकदम शुरू से लगा हुआ है तो पूरे साल का दे देना इंटरेस्ट, अगर कैपिटल साल के बीच में इंट्रोड्यूस किया है तो जिस पीरियड के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से दे देना। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, PRT/100, कितना प्रिंसिपल है, क्या रेट है, कितना टाइम के लिए लगाया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल। सर अगर मान लो एक पार्टनर साल में 3-4 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो हर बार का उसको अलग अलग कैलकुलेशन करके आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थमाना है। सर हम लोग सीखा है सर, कैपिटल ना 2 टाइप का होता है पार्टनरशिप में। हो सकता है सर एक फिक्स कैपिटल, एक करेंट कैपिटल। तो सर ये इंटरेस्ट किस पे देंगे? अनलेस अदरवाइज सेड, कैपिटल हमेशा फिक्स, इंटरेस्ट हमेशा फिक्स कैपिटल पे देना है। अगर करेंट कैपिटल का इंटरेस्ट देना है तो वो बोला हुआ रहना चाहिए डीड में अलग से कि करेंट कैपिटल बैलेंस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, करेंट कैपिटल क्या होता है, थोड़ी देर बाद में जाऊंगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल रहेगा। जो कैपिटल पार्टनर ने लगा रखी है इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम जिसके लिए वो कैपिटल लगाया है। इसके बाद सेकंड क्या आएगा सैलरी टू पार्टनर्स। सर क्या ये जरूरी है पहले इंटरेस्ट आएगा फिर सैलरी आएगा? कुछ जरूरी नहीं है रे, पहले सैलरी हो सकता है बाद में इंटरेस्ट हो सकता है। इसका कोई भी ये नहीं है ऐसा कुछ कि नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3, कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं। फिर आएगा कमीशन या अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये सिर्फ पार्टनर के लिए पैसा। इंप्लॉइज का सैलरी, इंप्लॉइज का कमीशन यहाँ नहीं, वो पीएल में आएगा। यहाँ एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही पैसा आएगा जो हम लोग पार्टनर को पे करेंगे इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ पार्टनर।
क्योंकि वो पार्टनर है इसीलिए उसको ये पे किया जा रहा है, अगर नहीं होता तो ये नहीं मिलता। अगर ऐसा पैसा है तो वही पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर इसको छोड़ के, पार्टनर की कैपेसिटी को छोड़ के किसी और कैपेसिटी में उसको पेमेंट किया जा रहा है तो फिर वो यहां पर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, पार्टनर का एक खाली कमरा पड़ा था, वो कमरा पार्टनरशिप फर्म को दे दिया और पार्टनरशिप फर्म उसके लिए 5,000 रेंट देगा हर साल। ये जो 5,000 का रेंट दिया जा रहा है ना, ये उसका पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में दिया जा रहा है। आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, आपको ये रेंट देना ही पड़ेगा, तो ये पीएल में जाएगा, ये कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जो प्रॉफिट से दिए जाएंगे, वो वही आइटम्स आएंगे जो पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में दिए जाएंगे, उनको छोड़ के यहाँ कोई आइटम हम लोग नहीं लेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो पार्टनर एक लोन दिया, उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में ही जाएगा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। मान लो सर पार्टनर बोल दिया प्रॉफिट हो तो ही देना, फिर ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है, बट आप जानते हो लोन पर ऐसी शर्त लगाते नहीं है। अगर लोन पे ऐसा शर्त हो गया तो फिर वो लोन हुआ ही नहीं, वो तो कैपिटल हो गया। कैपिटल जब लगाता हूं मन खोल के लगाता हूं, बिना एक्सपेक्टेशन के लगाता हूं। लोन जब लगाता हूं तो एक्सपेक्टेशन से लगाता हूं कि हर साल हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर कोई पैसा आप पार्टनर को दे रहे हो इन अ कैपेसिटी अदर देन ही बीइंग अ पार्टनर, दोज एक्सपेंसेस शैल बी चार्ज टू पीएल, दे कैन नॉट बी ब्रॉट टू पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इनको आपने डेबिट साइड में क्यों लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन? ये फर्म पार्टनर को देगा, फर्म पार्टनर को देगा, तो फर्म के लिए खर्चा है इसीलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हुआ? अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है फर्म से, तो फर्म अगर चाहे, फर्म ने अगर डिसाइड कर रखा है, फर्म कुछ नहीं है, कलेक्टिव पार्टनर, सारे पार्टनर्स मिलके अगर फर्म ने डिसाइड कर रखा है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसलिए लगाया जाता है ताकि पार्टनर कोई एक्सेस पैसा बार बार ना निकाले। मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, पार्टनरशिप में ड्राइंग करने के लिए ऐसी कोई इजाजत वगैरह या कोई लॉ वगैरह नहीं है, आप जितना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। आज ये आया 5 लाख उठा लिया, कल बी ए वापस आया 2 लाख उठा लिया। अगर वो रोज ऐसे ही पैसा उठाएगा, लगाम नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? पार्टनर भी बोल रहे हैं ठीक है लेना है ले ले, तेरे को जरूरत है, बट अगर हम लोग उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे ना, तो वो भी सोच के पैसा उठाएगा कि ये पैसा लेंगे तो ब्याज लगेगा, फर्म को देना पड़ेगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों आया? ये फर्म के लिए इनकम है, फर्म पार्टनर से लेगा, फर्म पार्टनर से लेगा, इसीलिए इनकम है, हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इन सबके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे और वो प्रॉफिट चला जाएगा डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में। ये सारे पार्टनर को बांट दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना बचा कुचा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां से मिलेगा? वापस डीड से मिलेगा। ये प्रॉफिट कैसे बांटना है सब कुछ डीड बताएगा। सर मान लो डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया, अगर डीड में डिसाइड नहीं किया तो इक्वली, सर ऐसा नहीं कर सकते, कुछ मत दो जैसे यहां किए थे, अरे प्रॉफिट कमाया है तो मालिक को तो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट रखोगे कहां, वो तो मालिक ही लेके जाएगा। अगर कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो फिर हम लोग इक्वली उस प्रॉफिट को बांट देंगे, जितने पार्टनर है डिवाइडेड बाई उतना करके प्रॉफिट को इक्वली हर पार्टनर को बांट दिया जाएगा। पहले बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? करेंट अकाउंट वगैरह में मैं आऊंगा, सलोनी बाद में किंजल, ये सब डाउट्स वगैरह बाद में, पहले चीजें सुनना शुरू करो, वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आप लोगों को। आज मैं क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं हूं, आज मैं सिर्फ रिवीजन कराने के मूड में हूं, तो पहले अपने को सुनना है, बाद में डाउट्स पूछना है। नो डाउट्स टू बी रिटन, मैं जब बोलूं तभी लिखने का है। डन। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया? बेसिक स्ट्रक्चर एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। सर आप लेजर में सिखाए हो, सर एक बार जर्नल एंट्री से सिखा दोगे तो सर हमारे लिए इजी हो जाएगा। आइए ना सीखते हैं। मान लो मैं सैलरी टू पार्टनर की जर्नल एंट्री करना चाहता हूं, सैलरी टू पार्टनर। अब ये सैलरी जो पार्टनर को देंगे ये फर्म के लिए खर्चा है, क्या है? खर्चा है। हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट,
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है इसीलिए पीएल को डेबिट किया, ये पीएल का ही एक्सटेंशन है, सेकंड पार्ट है, और ये मेरे को पार्टनर को देना है। नॉर्मली ये सब हम लोग कैश में पे नहीं करते हैं, जो कैश में लेके जाता है उसको ड्राइंग्स बोल के अकाउंट फॉर करते हैं। ये पैसा हम लोग डायरेक्टली उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं और ये बताते हैं कि ये पैसा फर्म पार्टनर को देगा। अगर आज ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो ड्राइंग्स बोल के, नहीं ले जाना चाहते हो आपका फर्म के कैपिटल में जुड़ गया, जब फर्म हिसाब करेगा बंद होगा तब आपको ये पैसा दे दिया जाएगा। तो ये हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज अभी झगड़ा मत करना, करेंट अकाउंट ये अकाउंट वो सब मत करना, अभी बाद में आएगा वो। अभी मैंने पीएल एप्रो सिखाया, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है फिक्स क्या होता है, करेंट क्या होता है, वो जब उसका रिवीजन करेंगे तब बात करूंगा। सर तो एंट्री ये होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर यहां तो सैलरी कहीं आया ही नहीं, अगर सैलरी तुमको देखना है तो इसी एंट्री को दो पार्ट में तोड़ दो। पहले ये सैलरी देना है पार्टनर को, तो एक एंट्री कर लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नॉर्मली हम लोग सैलरी की एंट्री करते हैं ना, सैलरी टू कैश, ये कैश में नहीं देके उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे और सैलरी फिर पीएल में डाल दो, पीएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। सर पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन, ये पार्टनर का सैलरी है ना, तो पीएल एप्रोप्रिएशन। एम्प्लॉय का सैलरी होता तो पीएल टू सैलरी। आप दो एंट्री ऐसे कर सकते हो, ये रही दो एंट्री, और अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहो तो ये रही सिंगल है, क्योंकि ये ईयर एंड पे करते हैं सीधा, तो डायरेक्टली हम लोग पार्टनर कैपिटल में ऐड कर देंगे, इतना माथा लगाने का जरूरत नहीं है। क्या सारे बच्चों को जर्नल एंट्री क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री क्या होगा, सर वो इनकम है, इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर इनकम है तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर से लेना है तो उसके कैपिटल से डिडक्ट कर दे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। पहले बताओ, एकदम बेसिक जो बातें करनी थी वो क्लियर है? ये सब मैंने ब्रॉड में पढ़ा रखा है, अब रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन में भी ट्राई करता हूं सारे पॉइंट्स एक बार आपके दिमाग में वापस डाल दूं। डन है, क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके साथ करनी है। सैलरी कितना देना है वो फिगर डीड में आपको मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन में मिल जाएगा। कमीशन कितना देना है वो भी नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से देता है, जो आप कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में मेरे को पता है बच्चा कर लेगा। मेन कभी कभी जो दिक्कत आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन में। ड्राइंग क्योंकि हो सकता है पार्टनर, ऐसा नहीं है साल में एक ही बार बड़ा पैसा उठा ले, हो सकता है पार्टनर पीरियोडिकली अमाउंट ड्रॉ करता है, मतलब हर महीना घर चलाना है पार्टनर को, और घर चलाना है तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है यही मेरा बिजनेस है, इससे मेरे को पैसा लेके जाना पड़ेगा, तो पार्टनर क्या करता है हर महीना ड्राइंग करता है। अब हर महीने का जो ड्राइंग है उसमें दो केस हो सकता है वो ड्राइंग का अमाउंट हर महीने फिक्स हो सकता है वो ड्राइंग का अमाउंट हर महीने वैरी करे। जैसे हो सकता है पार्टनर, हमने डिसाइड कर लिया पहले से ही, हर महीना हर पार्टनर 20,000 रुपया अपने घर लेके जाएगा घर चलाने के लिए, तो हर महीना ये 20,000 रुपया हर पार्टनर विड्रॉ करता है। दूसरा, जब जिसको जैसा इच्छा होगा वो पैसा ले जाएगा, तो एक को पहले मंथ ज्यादा जरूरत थी 30 ले गया, सेकेंड मंथ 25 ले गया, थर्ड मंथ 40 ले गया, एक्सेट्रा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल का इंट्रोडक्शन है ये बार बार नहीं करते पार्टनर, बट जो ड्राइंग्स है ना वो नॉर्मली पीरियोडिकली बेसिस में रियल लाइफ पे होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को थोड़ा हमेशा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन टेढ़ा भी कर सकता है क्वेश्चन को, तो ध्यान देना है। सर एक बार बेसिक समझाओ कैलकुलेशन कैसे होता है। बेसिक कैलकुलेशन तो सिंपल इंटरेस्ट के जैसे PRT/100। मान लो तुमको एक एग्जांपल दूं, एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर आओ। मान लो मेरा एक पार्टनर है, पार्टनर ए, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2019। अब जब 2019 लिखता हूं तो जनवरी टू दिसंबर वो वाला ईयर है, ठीक है। हमने बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, पहले ही बोल रखा है डीड में, ठीक है। अब ये पार्टनर विड्रॉ किया 1 मार्च 2019 को 10 लाख रुपया, ये सिर्फ एक ही बार में विड्रॉ किया, और ये ड्राइंग्स वाला विड्रॉल है, ये कैपिटल वाला विड्रॉल नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको ये ड्राइंग्स वाला विड्रॉल के नेचर का है। तो ये जो 10 लाख रुपया विड्रॉ किया सिर्फ एक दिन में, तो ये 10 लाख इंटू 8% इंटू, ध्यान से 1 मार्च है, पूरे 12 महीने में जनवरी फरवरी चला गया तो कितना बचा 10 महीना इंटू 10/12, 10 लाख इंटू 8% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, अमाउंट निकल गया 66,660, एकदम PRT/100। बट मान लो इसी में मैं तुमको बोलूं ये 1 मार्च को उठाया
40,000, 1 मई को वापस उठाया 60,000, 1 जुलाई को उठाया 30,000, 1 सितंबर को उठाया 25,000, 1 दिसंबर को उठाया 50,000। अब अगर ऐसे ऐसे उठाया है तो कैलकुलेशन में तो देख बच्चा टाइम लगेगा ना, नॉर्मल टाइम 5 है, अब 5 बार कैलकुलेशन करना होगा। हाँ सर लगेगा, इसमें दिक्कत कौन सा है? एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में भी ये सिखाया था, बट हम लोग इस चैप्टर में वो एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, दैट इज नॉर्मली टाइम टेकिंग। हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। सर 8% इस पर 10 महीना, सर 8% इस पर 8 महीना, सर 8% इस पर 6 महीना, सर 8% इस पर 4 महीना, सर 8% इस पर 1 महीना। अब तुम्हारे कैलकुलेशन की स्किल को मैं चैलेंज नहीं करता हूं, मेरे को पता है तुम कैलकुलेटर पे ये कर सकते। तो अगर ऐसा आपको ड्राइंग दे तो आपको कैलकुलेशन करना होगा जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा सर ये सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती। तो बहुत सिंपल है। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है कब बताओ? जब मान लो बोला पार्टनर ए हर महीने एवरी मंथ 8,000 रुपए विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अभी कोई ज्ञान ना दे, कोई बच्चा कोई ज्ञान ना दे, ठीक है? मैं जानता हूं आपको आता है, बट मेरी बात वापस सुन लो ताकि याद आ जाए, फिट हो जाए यहां पे। अब अगर इस केस में कैलकुलेट करना है तो अगर जनवरी के बिगिनिंग में पैसा उठाया है 8,000 तो उस पर 12 महीना, फरवरी के बिगिनिंग में उठाया है तो उस पर 11 महीना, मार्च की बिगिनिंग पर उठाया तो उस पर 10 महीना, वैसे ही नवंबर की बिगिनिंग पर 2 महीना, दिसंबर की बिगिनिंग पर 1 महीना, यानी हर 8,000 के ऊपर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करना पड़ेगा आपको। ये चीज आपको यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन 12 बार करना होगा, इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था अगर ड्राइंग्स एन्युइटी में हो, एन्युइटी में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? वो एक फिगर था जो आपको याद रखना है। अगर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रहा है, हर मंथ के बिगिनिंग में, तो शॉर्टकट दिया था आपको 6.5। आप 6.5 मंथ्स का ब्याज निकाल लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। हम लोग कुछ ऐसे कर रहे थे, 8,000 इंटू 8% इंटू 6.5। याद है? अगर हर मंथ के बिगिनिंग में होगा तो वील यूज 6.5। यही बिगिनिंग की जगह अगर मिडिल होता तो 8,000 इंटू 8% इंटू 6। अगर यही एंड होता 8,000 इंटू 8% इंटू 5.5। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये सब याद नहीं है? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6, एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5। ये रिवीजन है, ये याद रखना। सर याद रखें या वहां कैलकुलेशन करके देखिए, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, याद करना है। तो ये आपको सिखाया था, बट इसमें भी मैंने आपको ध्यान रखने बोला था। पहले तो देख लेना अमाउंट हर साल सेम है कि नहीं, दूसरा देख लेना वो साल के शुरू से है कि नहीं। अगर साल के बीच से स्टार्ट हुआ है तो फिर ये 6.5 नहीं लगेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। इसका तरीका भी सिखाया था, तुमको याद है? पहला महीने का 12 महीने का इंटरेस्ट, पहला ड्राइंग का, फिर 11, फिर 10, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, लास्ट ऐसे डिवाइडेड बाई कितना महीना? 12 महीना। यही तो है, पहला महीने का 12 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे पे 11 महीने का इंटरेस्ट, तीसरे पे 10 महीने का इंटरेस्ट, सो ऑन। फिर 1 to 12 का आप सम ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 12 कट गया तो ये 12 प्लस 1 बाई 2। मेरे को बहुत बच्चे बोलते थे सीबीएसई आईएससी वाले, सर हमारे सर ने तो ऐसा सिखाया था जो पहला ड्राइंग का जितना टाइम हो और लास्ट ड्राइंग का जो टाइम हो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये इसी से तो निकलता है। तो आप वो कर सकते हो, बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका शॉर्टकट निकल गया था 6.5। ध्यान रखना, अगर 6.5 यूज कर रहे तो यहाँ पे 1 महीने का ही लेना, उस पर 6.5। अगर यहाँ पे टोटल 12 महीने की ले रहे हो, सर 8,000 ड्राइंग थोड़ी है, सर ड्राइंग तो हर महीना 8,000 है, 96,000 है, फिर यहाँ पे 6.5 बाई 12 करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग बाई 12 का झमेला ही नहीं रखते, हम लोग सिंगल ड्राइंग पे 6.5 कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा क्लास में जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती? कोई भी बच्चा, कोई डाउट है 6.5, 6, 5.5 में? सर डाउट क्या होगा सर, लर्न कर लिए थे, बचपन में भी कर लिए, आज भी कर लिए,
मेरे हिसाब से थोड़ा सीख के रखो कैसे होता है। बचपन में सर ये शॉर्टकट बताते थे, अब उस शॉर्टकट का थोड़ा लंबा तरीका बट समझने वाला तरीका। बताइए आगे चलूं। इसी का नेक्स्ट वेरिएंट हो सकता है मंथली विड्रॉ नहीं करके क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। बोला वो विड्रॉ करता है 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब समझते हो ना, अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हर साल में 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। डन। अब देख, पहला क्वार्टर अगर बात करूं मतलब 1 जनवरी 20,000 रुपया विड्रॉ किया, बिगिनिंग बोला ना। दूसरा क्वार्टर अप्रैल टू जून यानी 1 अप्रैल वापस 20,000। तीसरा क्वार्टर 1 जुलाई का बिगिनिंग 20,000। चौथा क्वार्टर 1 अक्टूबर का बिगिनिंग 20,000। अगर तुम ऐसे लिख लो तो ये कैलकुलेशन तो ऐसे भी किया जा सकता है ना। अगर क्वार्टर का किसी को शॉर्टकट याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख के कर लो ना। कौन सा टाइम लगने वाला है? 1 मिनट नहीं लगेगा। इस पे 8% 12, फिर इस पे 8% 9 महीना, फिर इस पे 8% 6 महीना, फिर इस पे 8% 3 महीना। ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, ये भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट अगर कोई चाहता है नहीं सर, नहीं सर ये सब में मजा नहीं है, शॉर्टकट सिखाओ सर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तुमको सिखाया 2.5 टू 1.5, यानी बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 2.5 आपका फैक्टर रहेगा, मिडिल है तो 2 और एंड है तो 1.5। सर ये कैसे आया एक बार समझाओ। 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2.5। सर हम लोगों को सर ना 2.5 नहीं 7.5 सिखाते थे, तो 7.5 अगर आपको सिखाते थे 3 महीने का इंटरवल है, 7.5 डिवाइडेड बाई 3 अपने आप 2.5 बन जाता है। अगर मेरे तरीके से सीखना चाहते हो, एक सिंगल ड्राइंग उठाएंगे 20,000 इंटू 8% इंटू 2.5, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है बात। तो मैंने आपको सिखाया था अगर आपको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट आप ये याद कर सकते हो, बट 2 चीज, अमाउंट इक्वल होना चाहिए और एकदम बिगिनिंग से चालू होना चाहिए। बिगिनिंग मतलब एकदम ईयर के शुरू से। अब उसमें बिगिनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे का क्वेश्चन आया, सर अगर स्टार्टिंग जनवरी है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जून है और स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी मंथ बोले तो वही चीज यार, जून से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जून से अगर स्टार्ट हुआ है तो 7 महीना, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बाई 12। अब 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। अब 7 इंटू 8 बाई 24, तो 7 बाई 3 इसके साथ करना है आपको। ये हो गया आपका फैक्टर 7 बाई 3। सर इसमें तो वो नहीं लग पा रहा है, एक बार कैलकुलेशन देखो तो। 7 प्लस 1 बाई 2 बिल्कुल सही है। अरे आप लोग का वो फॉर्मूला फेल कैसे कर गया? आप लोग बोलते थे ना कि सर फर्स्ट और लास्ट वो तभी होता है जब बिगिनिंग मतलब एकदम शुरू से करते हैं। यहां का फैक्टर होगा 7 बाई 3, यहां का फैक्टर होगा 7 बाई 3, तो मतलब मैं ऐसे करूंगा, मान लो 8,000 है, 8,000 इंटू 8% इंटू 7 बाई। सर ऐसा भी फैक्टर हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो तो मैंने कहीं गलती तो नहीं किया ना कैलकुलेशन में? एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो। आप लोग के सर बोलते थे 7 प्लस नहीं, यहाँ 7 प्लस 1 बाई 2 तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। 4। एक बार कोई भी बच्चा देखो तो इसको, मेरे हिसाब से ये होगा, अगर जून से स्टार्ट किए तो जून का बिगिनिंग हो गया यानी 7 महीना, फिर 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना। वैसे 4 आ रहा है बट अपने को ये लेना है, ये वाला करना है, क्योंकि वो 4 से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ट्राई करके देखो, गलत नहीं होगा एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे होगा। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। 56,000 इंटू 8% इंटू 4/12 इंटू 4/12 आपका ये आएगा। एक बार मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ये आ रहा है 1493.33 और वो आ रहा है 8,000 इंटू 8% इंटू 7/3, ये भी आ रहा है 1493.33। वो भी गलत नहीं आ रहा है, ये भी गलत नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हम लोग एक बार से कर रहे हैं और तुम लोग 7 बार से कर रहे हो। अगर इसी में मैं कर दूं 8,000 इंटू 7,
ये 56,000 हो गया, यहां लिखता हूं 8,000 इंटू 7 इंटू 8% इंटू 4/12। तो देख कैसा दिखेगा, 8,000 इंटू 8%, अब ये 4/12 काट दिया तो बचेगा इंटू 7/3, जो भी मेरा भी आ रहा है 7/3। गलत कुछ नहीं था, वो भी सही है, ये भी सही है, बस दोनों का तरीका अलग है। मैं एक सिंगल ड्राइंग पे कैलकुलेट करता हूं, तुम लोग टोटल ड्राइंग पे कैलकुलेट करते हो। तुमको जो इजी लगे वो करो, मेरे को दोनों में दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मैंने इसका डेरिवेशन यहां कर दिया, ये रहा डेरिवेशन 8,000 इंटू 8% इंटू 7/3, और ये 7/3 मेरा आ रहा था। क्लियर है क्या? देखो इतना नहीं पूछता है एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, तो वो इस चीज को लेकर इतना नहीं ज्ञान करेगा। एक सिंपल पॉइंट रहेगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो वो या मंथ पूछेगा या क्वार्टर पूछेगा। अगर साल के बीच से भी पूछ लेता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और जो तुम लोग सीखे थे प्लस फर्स्ट वाला ड्राइंग का कितना इंटरेस्ट, लास्ट वाला ड्राइंग का कितना इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2, वो भी आप कर सकते हो। बट ये जब करोगे पूरे साल भर के साथ, पूरे साल भर के साथ। 12 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि ये 12, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने ड्राइंग भी ईयरली ली है, मैंने यहां ड्राइंग 1 मंथ की ली थी, तो मैंने कैलकुलेशन 7/3 किया, बाई 12 नहीं किया। यहां ड्राइंग एनुअल है, 12 महीने की ड्राइंग है, यानी जो 7 मंथ्स का ड्राइंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 मंथ्स का है, 8% पर एनम होता है, 8% फॉर 7 मंथ्स नहीं होता है, क्योंकि वो 8% पर एनम है, इसीलिए मेरे को डिवाइडेड बाई 12 करना होगा। और ये 7/3 में ऑलरेडी मैंने 12 डिवाइड कर दिया। तो क्योंकि हम लोग रेट 8% पर एनम बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को मंथ में कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ता है। डन। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको याद रखना है। एक बार बोल रहा हूं फिर से, मंथ है तो 6.5, 6 5.5, क्वार्टर है तो 2.5, 2 1.5, ये याद रखना है। ये इतने शॉर्टकट्स याद रखो, इसको छोड़ के कुछ भी गंदगी दे दे, मैं तो हमेशा बोलता हूं कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता और आप लोग जानते ही है कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लियर है आपको यहां तक? अब ये बात हो गया मेन। नेक्स्ट बात जो मेरे को आपसे करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर मान लो इधर नेट प्रॉफिट की जगह फर्म का लॉस हो, लॉस हो, तो सर ये एप्रोप्रिएशंस वगैरह कैसे करेंगे? लॉस के केस में फिर ये जो एप्रोप्रिएशन है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होंगे। क्या ये एप्रोप्रिएशन नहीं होंगे? क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर ये एप्रोप्रिएशंस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सब तभी देंगे जब फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ देयर आर लॉसेस तब ये सब करने का जरूरत नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो तो पार्टनर से चार्ज करना है, वो तो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। मान लो यहां पर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए। इनसफिशिएंट का मतलब मान लो प्रॉफिट कमाया 1 लाख, बट मेरे को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ये 60,000 है, पार्टनर्स का सैलरी कैलकुलेट किया ये 50,000 है। मतलब मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के मेरे को देना है 1,10,000। अगर ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है तो मैंने आपको सिखाया था, फिर उस केस में इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये अलग अलग करके। ऐसे मत करना 1 लाख में 60,000, 5,000, 50,000 दे दिया, 10,000 का लॉस है, उसको पीएसआर में बांट दो। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एप्रोप्रिएशन उतना ही होगा जितना प्रॉफिट है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा 1 लाख रुपया है इसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे। हम लोग देखेंगे हर पार्टनर का एप्रोप्रिएशन कितना कितना है। मान लो ए बी 2 पार्टनर है, इसका इंटरेस्ट 40, इसका इंटरेस्ट 20, इसका सैलरी 20, इसका सैलरी 30, तो इनका रेशियो बन रहा है 60,000, इसका 50,000। तो हम लोग 6:5 की रेशियो में बांट देंगे। मान लो ये 25 है, ये 35 है, तो ये हो गया 65,000, ये हो गया 25-35 हो नहीं सकता, ये 25 और ये 25, तो ये हो गया 65,000, ये हो गया 45,000। अब इसको हम लोग रेशियो में बांट देंगे सीधा। कौन सी रेशियो में? 65:45। पूरे 1 लाख का प्रॉफिट सीधा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। हम लोगों को अलग से एप्रोप्रिएशन दिखाने की जरूरत नहीं है।
सर हम लोग को बचपन में सर सिखाए थे कैपिटल की रेशियो में बांट देना, वो अगर सिर्फ इंटरेस्ट हो आपका तो जो आपका इफेक्टिव कैपिटल है उसी की रेशियो में आप पूरा का पूरा डिवाइड कर देना। बट मैंने आपको बोला था ऐसे रेशियो ऑफ कैपिटल लर्न नहीं करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए प्रॉफिट हम लोग पुराने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम लोग चेक करेंगे हर पार्टनर का कितना कितना हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते तो ए को कितना मिलता, बी को कितना मिलता, सी को कितना मिलता, उस टोटल का जो रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से 1 लाख के प्रॉफिट को बांट दो, कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो ए बोलेगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो ए बोलेगा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो फिर सैलरी बांट देना, बी बोलेगा नहीं पहले सैलरी दो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं करके क्या करते हैं, जो आपका हक है 65-45 उस हक के हिसाब से 1 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो 2 केस ध्यान रखने हैं, अगर लॉस है फर्म में, नेट लॉस है, एप्रोप्रिएशंस नहीं होंगे, वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पीएसआर में। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू एप्रोप्रिएशन तो हम लोग क्या करेंगे, हर पार्टनर को कितना एप्रोप्रिएशन का पैसा मिलना चाहिए था वो निकालेंगे और उस प्रॉफिट को सीधा उस रेशियो में बांट देंगे, अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं। एक बात बताइए क्लियर है क्या? लास्ट 2 पॉइंट जो बोला आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जरूर देखें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस शैल बी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, profit but insufficient as compared to appropriation, the whole profit shall be distributed in the ratio of total appropriations of each partner. क्लियर है क्या सारे बच्चों को? यहां पे खत्म होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे ज्यादा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डिस्कशन बनता है, गारंटी प्रॉफिट वगैरह बाद में आऊंगा, ना कोई डिस्कशन बनता है, ना आपको कुछ करना है। यहां तक बताओ सारे बच्चों को क्लियर है? लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट जरूर कॉपी में जाकर देखें, उससे रिलेटेड मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे फॉर प्रैक्टिस कि किस तरीके से काम करता है वो। डन, वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन सिखाने के बाद नेक्स्ट जो मेरे को आपको सिखाना है वो पता है क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे को आपको सिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला पार्टनरशिप फर्म में आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे ट्रेडिंग पीएल बनेगा, पीएल बनने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। ये कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एंड ऑफ द ईयर हर पार्टनर का कैपिटल कितना है जो हम लोगों को बैलेंस शीट में शो करना है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म एंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म बिलोंगिंग टू दैट पार्टनर। वो टोटल होता है पार्टनर का कैपिटल जो फर्म उसको फ्यूचर में पे ऑफ करेगा। अब ये जो कैपिटल अकाउंट हम लोग पार्टनर का बनाते हैं ना, ये 2 तरीके से बन सकता है या 2 सिस्टम से मेंटेन हो सकता है। एक फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम बोलता है कि आप कैपिटल को 2 हिस्से में बांट दो, 2 हिस्से में, एक हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल, एक हो जाएगा करंट कैपिटल। मैंने बोला ये 2 हिस्से है क्या? बोला जो पार्टनर फर्म में लगा रखा है, जो पार्टनर पैसा फर्म में लगा रखा है, मेन पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। करंट कैपिटल क्या हो रहा है? करंट कैपिटल है पार्टनर ने पैसा लगा दिया फर्म में, अब फर्म उस पैसा को यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया जा रहा है पार्टनर को। तो जो रेगुलर एप्रोप्रिएशन से बन रहा है कैपिटल, रेगुलर एप्रोप्रिएशन से बन रहा है कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं करंट कैपिटल। अगर पार्टनर कुछ ड्राइंग कर रहा है रेगुलर बेसिस पे तो वो ड्राइंग्स काटते जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसा वो कमा रहा है या फर्म उसके लिए कमा रहा है, उससे वो पैसा विड्रॉ कर रहा है घर चलाने के लिए, तो वो माइनस करने के बाद जो कैपिटल बचेगा पार्टनर का उसको बोलते हैं करंट कैपिटल। करंट कैपिटल हर साल चेंज होता जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल नॉर्मली हर साल चेंज नहीं होता जब तक पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस ना कर दे या अपना लगा हुआ कैपिटल विड्रॉ ना कर दे।
तो बोला आप कैपिटल को दो हिस्से में बांटो ताकि रेगुलर झंझट का हिसाब खत्म हो जाए, रेगुलर बेसिस का हिसाब खत्म हो जाए। नॉर्मली ये बांटा जाता है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली। जो पार्टनर एक्चुअल में पैसा लगा के रखा है उस पर उसको ब्याज मिलेगा, जो फर्म कमा के दे रहा है उस पर वापस पार्टनर ब्याज ना मांगे, उसके लिए ये तरीका यूज किया जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन द फर्म। करेंट कैपिटल क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म कमा रहा है और उसका जो पार्टनर का हिस्सेदारी है उसको बोलता है करेंट कैपिटल। अगर उस करेंट कैपिटल से वो रेगुलरली कुछ विड्रॉ कर रहा है घर ले जाने के लिए तो वो माइनस करते जाएंगे और फाइनली बचेगा उसका नेट करेंट बैलेंस कि आज के दिन उसने फर्म से कितना अर्जित किया है और आज के दिन उसने कितना लगाया है, वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बोलता है दो अलग अलग अकाउंट ना बना के आप इन दोनों कैपिटल अकाउंट को मिक्स करके बनाओ। मतलब इतना माथापच्ची नहीं करना है, ये लगाया ये हमने कमाया, जो लगाया जो कमाया सबको मिक्स कर दो, टोटल आज के दिन पार्टनर का क्या स्टैंडिंग है फर्म में वो पता चल जाए। एक्चुअली कुछ नहीं होता है, अगर मैं फिक्स कैपिटल और करेंट कैपिटल को ऐड कर दूं तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बनेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम बोलता है ये अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट अर्न्ड बाय फर्म, ये अलग अलग ना करके सबको एक ही अकाउंट में बना दो, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में बैलेंस हर साल चेंज होगा क्योंकि हर साल अपना जो एप्रोप्रिएशन है वो नया आते जाएगा, तो वो बैलेंस हर साल चेंज होते जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है वो पार्टनर इनिशियली डिसाइड कर लेते हैं। ये दो तरीके से मेंटेन हो सकता है, एक फिक्स कैपिटल सिस्टम, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे हर पार्टनर का, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करेंट कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बताइए ये समझ में आया फिक्स कैपिटल और करेंट कैपिटल किसको बोलते हैं? सर एक बार थोड़ा सा ना हम लोगों को बताओ किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में आइटम्स प्लेस होते हैं। आइए बताता हूं। मैं पहले फिक्स कैपिटल सिस्टम की बात करता हूं। करेंट तो मैंने आपको बोला ना फ्लक्चुएटिंग, तो दोनों को ऐड कर दो सब एक साथ। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फिक्स कैपिटल सिस्टम में हमने कहा हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली मान लो ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तीन पार्टनर है ए बी सी। ए ने मान लो फर्म में पैसा लगाया स्टार्ट करने के लिए 10 लाख, बी ने 8 लाख, सी ने 8 लाख, ठीक है। और इस साल कुछ नहीं लगाया, इसी पैसे से हमने बिजनेस चलाया। तो यही हो गया मेरा इस साल का फिक्स कैपिटल, और ना कुछ इन्वेस्टमेंट है ना कोई कैपिटल। अब फर्स्ट ईयर में ही कैपिटल विड्रॉ करोगे तो बिजनेस करने का इंटेंशन नहीं है क्या? 10 लाख, और ये हर साल 10 लाख 8 लाख 8 लाख ही चलते जाएगा जब तक कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए या कैपिटल विड्रॉ ना कर लिया जाए। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, बाई बैंक, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस, न्यू इंट्रोडक्शन। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर अगर फर्म में जरूरत पड़ी तो पार्टनर पैसे ला सकते हैं अपने घर से। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, यार अब हमको पार्टनरशिप फर्म में उतना लॉन्ग टर्म काम नहीं करना है, मैं अपना पैसा धीरे धीरे करके विड्रॉ करना चाहता हूं, या मान लो मेरे को बड़े पैसे की घर पे जरूरत है तो मैं अपना पार्टनरशिप में जो पैसा लगाया है उससे कुछ पैसा निकालना चाहता हूं, तो ये हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो जब हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें क्या हमने कैपिटल लगाया है सिर्फ वो दिखाया जाएगा। इसमें अदर चीजें जो होती है कैपिटल से रिलेटेड वो नहीं दिखाई जाएंगी, जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होती है वो नहीं दिखाई जाएगी। दूसरा कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, वो लोग कौन सा? करेंट कैपिटल अकाउंट। जो रेगुलर का काम है ना, रेगुलर पैसा जो बिजनेस कमा के दे रहा है या रेगुलर जो ड्राइंग्स वगैरह हो रहा है वो करंट कैपिटल अकाउंट संभालेगा। करंट कैपिटल अकाउंट इंजन एबीसी। इनिशियली तो करंट कैपिटल कुछ होगा नहीं क्योंकि अब कमाना शुरू किया है। अब मान लो फर्स्ट ईयर काम करने के बाद पार्टनर ए की सैलरी बनती है फर्म से बाई सैलरी या बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 10,000। इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका मिलेगा, इसको 10,000, इसको 8,000, इसको 8,000। मान लो इनको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, कमीशन 2,000,
3000, 1000। फिर इन्होंने ड्राइंग्स कर रखी है, कितना कितना, तीनों ने 6000 6000 करके पूरे साल में ड्रॉ किया है। फिर इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे अकाउंट से काटना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो हमने चार्ज कर दिया। फिर इनका जो बचा हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट है, फर्म में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे हाइपोथेटिकली फिगर लिख रहा हूं। अब जो ये बैलेंस बचा, ये इनका करेंट अकाउंट का कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ये वो पैसा है जो फर्म ने कमा कमा के इनके लिए अर्जित किया है। इसमें ये इन्होंने कुछ विड्रॉ भी कर लिया और कुछ पैसा इन्होंने फर्म में ही रख रखा है, जिससे हम लोग फर्म को आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। Current capital refers to the capital amount which is earned by the firm for the partners and kept in the business so that business को आगे ग्रो किया जा सके। जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है क्या, कोई पार्टनर का जितना एप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा विड्रॉ कर ले? हो सकता है आराम से। मान लो सी, इसका एप्रोप्रिएशन है 19,000, इसने विड्रॉ कर लिया 26,000। सर इतना ज्यादा विड्रॉ करने देंगे? अरे इसको जरूरत थी, पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड किया, ठीक है एक बार लेके चला जा। तो फिर इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। बाई बैलेंस CD, इसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। Current account may have a debit balance, may have a credit balance, but fixed capital account will always have a credit balance. It will never have a debit balance. अगर तुम कैपिटल कोई भी पैसा ही नहीं लगा रखे हो, तुम नेगेटिव कैपिटल तो नहीं कर सकते कि लगाए कुछ नहीं थे, दो एक बार 5 लाख लेके जा रहे हैं। वो जो लेके जा रहे हो वो अपने करंट कैपिटल से लेके जाओ, फिक्स्ड कैपिटल में उसका कोई काम। कभी कभी पूछता है कि करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हमेशा क्रेडिट होगा? नो, इट कैन आइदर बी डेबिट और क्रेडिट। इफ योर एप्रोप्रिएशन एक्सीड्स ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, ड्राइंग कम करते हो, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एप्रोप्रिएशन कम है, ड्राइंग ज्यादा कर लेते हो, डेबिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। बट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब ये दो अकाउंट अलग अलग बनाया, कितना लगाया उसके लिए कितना कमाया। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तुम इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो तो भी कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, तुम्हारा सैलरी भी है तो भी कैपिटल अकाउंट में, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है तो भी, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए फिर हम लोग उसको बोलते हैं कौन सा कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। है क्या बात? यही मैं बोल रहा था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल सिस्टम फिक्स्ड नेचर का हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो 10%, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इस कैपिटल की बात कर रहा है, इस पर हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते क्योंकि ये फर्म नहीं तो कमा के दिया है। अनलेस अदरवाइज सेड, अगर बोल दे तो देंगे, कुछ नहीं बोले साइलेंट रहे तो इंटरेस्ट ऑन करेंट कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो बताइए कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो बात आपको क्लियर है? अगर ये सिस्टम समझ में आ गया तो इसको कंबाइन कर दोगे तो अपने आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम बन जाएगा। यही चीज मैं यहां समझा रहा था। दो टाइप के कैपिटल अकाउंट के मेंटेनेंस के सिस्टम होते हैं, ये सब आपको बताया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन बोले क्या फिक्स्ड एंड करंट कैपिटल बनाओ, मतलब वो ये पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो ये पूछ रहा है। उस केस में फिर आप अलग अलग करके मत बनाना, आप एक ही बना देना, दो काम करने का जरूरत नहीं है आपको। सारे बच्चे कैपिटल अकाउंट क्लियर है क्या? कैपिटल अकाउंट क्लियर है क्या? मैं सब समझाऊंगा यश, डोंट वरी, मेरे साथ साथ चलो। कैपिटल अकाउंट क्लियर है क्या हर बच्चे को? तो फिर मैं आगे जाता हूं। सिर्फ राघव का आंसर आया है, मेरे को और बच्चों का आंसर चाहिए। क्लियर है क्या सबको? ये सब पढ़ाया हुआ है, पार्टनरशिप 12 शायद 10 11 12 क्लासेस होंगी कुछ, सब पढ़ाया हुआ है। इट्स जस्ट रिवाइज करवाता हूं ताकि वो सारी चीजें याद आ जाए, कहीं कॉन्सेप्ट लेक्यू ना हो तो वो क्लियर हो जाए। पीएल एप्रो और कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स के दो नए एलिमेंट जो हम लोगों को सीखना। डन डन डन। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन,
उससे रिलेटेड 2 और टॉपिक है जो मेरे को इस पार्ट में डिस्कस करने हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 2 टॉपिक और है जो हमको इस पार्ट में डिस्कस करना है, एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी 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 टेक्निकल टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन। ये जो टॉपिक है ये आपको अलग से क्वेश्चन करना चाहिए, कैलकुलेशन करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक में थोड़ा सा बनिया बुद्धि का दरकार होता है। पहला टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। क्या? गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद है? एक एग्जाम्पल दिया था, मैं एक बार बेसिक एग्जाम्पल याद करवाता हूं आपको। मान लो 2 पार्टनर है, अविनाश और नवनीत। ठीक है, ये 2 पार्टनर है, क्लासेस चलाते हैं, ये पढ़ा रहे हैं, इनका अच्छा खासा पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, सब कुछ ऑल गुड। अब ये पार्टनरशिप फर्म को एक्सपैंड करना चाहते हैं। देखो, एक्सपेंशन के लिए सिर्फ पैसा की जरूरत हो ऐसा नहीं होता है, एक्सपेंशन के लिए आपको नए लोगों की, नई सोच की, नई आइडिया की भी जरूरत होती है। हमने डिसाइड किया यार हम लोगों को अपना फर्म एक्सपैंड करना है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस नवीन क्लासेस के ब्रांड के अंदर, हम लोग नवीन क्लासेस के अंदर कुछ और अच्छे अच्छे टीचर्स को इंक्लूड करें ताकि हम लोग अपना बेस बढ़ा सके। हमने अप्रोच किया, मान लो एक टीचर है मिस्टर एक्स, हमने इनको बोला ये बहुत बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े टीचर है, बट अभी ये थोड़ा सा रिटायरमेंट हो जाता ना, रिटायरमेंट, ये अभी रिटायरमेंट फेज में आ गए, इन्होंने अपना फर्म वगैरह बंद कर दिया। हमने इनको अप्रोच किया, सर आपका जो तरीका है, आपकी जो नॉलेज है, सर हमको लगता है आप अगर हमारे यहाँ पार्टनर बनो और आप भी हमारे यहाँ टीचर बन के पढ़ाओ तो सर पार्टनरशिप फर्म को एक्सपैंड किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके। इन्होंने बोला आई एग्री, मैं आपके फर्म में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला, हमने बोला क्या शर्त है सर? बोला कि हमको ना, तुम लोग पार्टनरशिप फर्म में अच्छा खासा कमा सकता है, तुम लोग का पोटेंशियल अच्छा है, बट मेरा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ऊंचा है। तुम लोग का अभी पार्टनरशिप फर्म है, मैं आऊंगा, हम लोग जरूर मिलके ग्रो करेंगे, बट मेरी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन है जो मेरे को तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म से चाहिए। हमने बोला क्या एक्सपेक्टेशन है? बोला मेरे को साल का 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया एज माई प्रॉफिट चाहिए। हमने बोला सर हम लोग तो प्रॉफिट ऐसे डिवाइड नहीं करते सर, हम लोग तो जो कमाया मेहनत करते हैं सर, जो आता है कमाई होता है उसको हम लोग बांट लेते हैं सर, हम लोग इक्वली बांटते हैं। हम लोग सोचे आपको लेंगे तो हम लोग तीनों 1:1 रेशियो में जो कमाएंगे वो बांटेंगे। बोले तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, बट मेरा जैसा पोजीशन है ना, हम 1:1 का रेशियो रख लेंगे, बट मेरे को एक मिनिमम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है, गारंटी चाहिए तुम लोग से। अगर मान लो प्रॉफिट कभी कम हुआ तो भी मैं 25 लाख तुमसे लूंगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ मिलके अच्छा कमाए तो फिर 25 लाख छोड़ दो, जो होगा वही बांट लेंगे हम लोग। हमने बोला सर एक एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आया। मान लो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 60 लाख, 60 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होता है 20-20-20, अगर 1:1 रेशियो है, बट मेरे को 20 से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो 25 चाहिए। सर वो 5 कहां से लाएंगे? तुम दोनों अविनाश नवनीत। हम लोग अभी धीरे धीरे एक्सपैंड स्टेज में है, पहले साल दूसरे साल ये प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मेरे को पता है हम लोग मिलके काम करेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम लोग करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया कमाएंगे साल का, तो 25 लाख कहीं मैटर ही नहीं करेगा। बट पहले 2 साल तुम लोगों को ये सेक्रीफाइस करना होगा। ये जो 5 लाख हमको एक्स्ट्रा चाहिए ना, ये तुमको अपने शेयर से निकाल के देना होगा। ये रहेगा मेरा गारंटी मिनिमम प्रॉफिट, और ये गारंटी मिनिमम प्रॉफिट में अगर कुछ डेफिसिट हुआ, वो डेफिसिट तुम लोग पूरा भुगतान करोगे। हमको 25 लाख रुपया मिनिमम चाहिए बस। मान लो सर प्रॉफिट 90 लाख हो गया, तो 90 लाख हो गया तो 30 मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को 30 दे देना। सर 25 नहीं लेंगे, मिनिमम गारंटी। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम 25 लाख, ज्यादा हुआ वो तो लेके जाएंगे, वो 5 लाख तुमको थोड़ी देंगे। हम ये थोड़ी बोल रहे कि हमको सिर्फ 25 लाख चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट चाहिए, बट 25 लाख मिनिमम चाहिए। कम हुआ तो तुम दे देना, ज्यादा हुआ तो हम खुशी खुशी खुद ही लेके आ जाएंगे, तुमको कुछ बोलने का जरूरत। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। अब गारंटी मिनिमम प्रॉफिट आपको डीड में, क्वेश्चन में सब कुछ बोला हुआ रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना समझने का, वो ये है, ये जो 5 लाख का डेफिसिट हुआ था हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में, 5 लाख का डेफिसिट हुआ, ये 5 लाख का डेफिसिट का भुगतान कौन करेगा? सर जो अविनाश नवनीत है वो करेंगे।
किस रेशियो में करेंगे? सर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, खुशी सर 1:1 में बांटते हैं, तो दुख भी 1:1 में बांटो। मैंने बोला बिल्कुल सही है, बट इसके लिए अविनाश और नवनीत में भी तो कुछ बात हुई होगी, दोनों इक्वली राजी थोड़ी होंगे इस चीज के लिए। एक बार देख लो उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है कि नहीं। तुमको पता है जब ये डील सामने आया, एक्स से बात की हमने, डील सामने आया, तो फिर हम लोग घर आ रहे थे नवनीत सर की गाड़ी में, मैं और नवनीत सर आ रहे थे। नवनीत सर बोले सर अविनाश एक्स आने से फायदा तो बहुत होगा, अच्छा रहेगा फर्म के लिए, हम लोग ग्रेजुअली अच्छा एक्सपैंड कर पाएंगे, उनके पास जो नॉलेज है हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स को कैटर कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को कैटर कर पाएंगे। बट ये जो 25 लाख का रोड़ा है ना, ये यार मेरे को सही नहीं लगा। अविनाश यार हम अपने प्रॉफिट से ना कुछ छोड़ नहीं पाएंगे, देख अगर नहीं है तो उनको छोड़ दे, अपने दोनों ही मिलके करते, धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा। मैंने बोला यार धीरे धीरे तो बात ठीक है, बट एक चीज को एक्सपर्टाइट तो करेंगे यार, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, अब इस चीज को एक्सपर्टाइट करने का टाइम आया है। उनके साथ करेंगे 2 साल में पहुंच जाएंगे, अकेले करेंगे तो हो सकता है 4 साल लग जाए। बट नवनीत बोला हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, और हमने वहां पर अग्री किया। अविनाश बोला ठीक है यार मैं 2 साल सेक्रीफाइस करूंगा, संत आदमी 2 साल सेक्रीफाइस करूंगा, जो भी उनका कम पड़ेगा मैं वो अपने शेयर से दे दूंगा, तेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है तू ले जाना। अगर हमने ये म्यूचुअली डिसाइड कर लिया तो फिर इनका जो 5 लाख का डेफिसिट है ना, वो 5 अविनाश बियर करेगा। अब प्रॉफिट का शेयरिंग देखो कैसा दिखेगा, अविनाश 15 लाख लेके जाएगा, उनको 25 लाख वो तो लेकर चले गए, और नवनीत को मिलेगा उसका 20। बट नवनीत इतना भी क्रूर थोड़ी है यार, मन का तो साफ है यार, मन का राजा इंसान है। उसके मन में ये थोड़ा सा खराब आया, ये बात आया कि यार अविनाश नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाऊंगा। बट एक चल अविनाश काम करते, तुम भी पूरा सेक्रीफाइस ना कर, बट हम लोग 1:1 रेशियो में नहीं, हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 रेशियो में। तू थोड़ा ज्यादा सेक्रीफाइस कर, तेरा ज्यादा इच्छा है, मेरा थोड़ा कम इच्छा है, मैं कम सेक्रीफाइस करूंगा। मैंने बोला चल 3:2 रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। कितना डेफिसिट था? 5 लाख। अब 5 लाख जो डेफिसिट था 3:2 में, तो अविनाश 3 सेक्रीफाइस करेगा, नवनीत 2 सेक्रीफाइस करेगा। अविनाश का प्रॉफिट 17, नवनीत का प्रॉफिट 18 और उनका प्रॉफिट 25। आपको यह देखना होगा क्या पार्टनर ने अपने बीच में कुछ डिसीजन किया है। अगर डिसीजन किया है तो फिर उस डेफिसिट का बियरेंस उस डिसीजन के हिसाब से करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है फिर तो हमारा नॉर्मल वही, जैसे सुख बांटते थे वैसे ही दुख बांट लेना, जो भी डेफिसिट हो अपने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये जो गारंटी मिनिमम प्रॉफिट का ज्ञान है ना, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो आपको अलग से करना है। पीएल एप्रो अकाउंट बना रहे हैं, पीएल एप्रो में लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अब डायरेक्टली रेशियो के हिसाब से नहीं होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अब इस तरीके से होगा। हाँ, अगर डेफिसिट कुछ बच ही नहीं रहा है, उनको उनका 25 लाख पूरा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो फिर अपने डायरेक्टली प्रॉफिट बांट देंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं। बट अगर हमको दिख रहा है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उनका डेफिसिट आ रहा है, तो फिर हमको एक अलग से वर्किंग नोट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर है? क्या सारे बच्चों को ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसको ये ना समझ में आए? इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में लास्ट में, उसका कैलकुलेशन तुमको अब वर्किंग में करके वहां फिगर बैठाना पड़ेगा। एक बार सारे बच्चे हाँ 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 बोल दो, तब मैं आगे जाऊंगा। यार ये मजेदार टॉपिक है गिद्दू, ये एक बनिया बुद्धि वाला टॉपिक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहां पे अकाउंट्स नहीं है, जहां पे एक रियल लाइफ का काम है कि हाँ यार एक पैसा कैसे बांटे हम लोग अपने बीच में। डन। बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक इफेक्टिव कैपिटल पे कुछ डाउट आ रहा था, 5-10 मिनट बाद आऊंगा। उससे पहले मेरे को जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है, क्या वो अलग से दिया हुआ है? नहीं, यहां लिख के नहीं दिया है, मैं अलग से डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। डन। आंचल अगर रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस नहीं दिया बोला ना, वही पीएसआर में ओल्ड रेशियो, जो उनका पुराना रेशियो था उसी के हिसाब से, मतलब जो उनका पीएसआर है।
इक्वली नहीं आंचल, पीएसआर। अगर पीएसआर अविनाश नवनीत का मान लो 3:2:1 ऐसा है, 3:2 है तो 3:2 के हिसाब से पीएसआर, नॉट इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नथिंग मेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे सुख बांटते थे वैसे दुख बांटेंगे। आई होप इट्स क्लियर आंचल, आगे चलूं? ओके, थैंक यू आंचल। अब एक छोटा सा टॉपिक जो क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी किए थे और बहुत उम्दा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक था, वो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एरर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एरर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कभी गलती कर दी हो तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन गलती को किस तरीके से ठीक किया जाए, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोगों को सीखना है। नॉर्मली क्या होता है, कोई साल में गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेक्स्ट ईयर उसको कैसे हम लोग ठीक करें, सही लाइन पे लेके आए, वो चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना है। इसको आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स भी कुछ बोलते हो, एडजस्टमेंट्स ऑफ पास्ट प्रॉफिट या रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट, अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं और मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आपको याद आ जाएगा। एग्जाम्पल 2018 साल, ठीक है, पूरे फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए। फर्म में 2 पार्टनर है ए बी, या 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनकी पीएसआर 3:2:1 है। इन्होंने ये प्रॉफिट सीधा इस रेशियो में बांट लिया। इन्होंने किया क्या, इस रेशियो में प्रॉफिट बांट लिया। बट जब 2019 में आए, हमने ये डिसाइड किया, म्यूचुअली तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, या डीड में भी मान लो लिखा हुआ था कि ये प्रॉफिट उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था। इस प्रॉफिट से सबसे पहले सैलरी देना था ए को 50,000, फिर कमीशन देना था बी को 10,000, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो बंटना चाहिए था 3:2:1 में, या कोई भी रेशियो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। मतलब होना चाहिए था ये, हमने कर दिया लास्ट ईयर, ये करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल बना के बैलेंस शीट सब फाइनलाइज कर दिया। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये करना चाहिए था, हमने गलती कर दी। तो अब इस प्रॉफिट को किस तरीके से ठीक किया जाए, ये हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस। मैंने आपको याद है सिखाया था, 3 स्टेप में बात की होगी, 3 स्टेप में करना क्या था, क्या कर दिया, अब क्या करना। सर इतना हिंदी नहीं आता, बंगाली बच्चा नहीं बोल रहा है, हिंदी वाला बच्चा ही बोल रहा है, सर इतना हिंदी नहीं आता। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में लिखता हूं। करना क्या था, क्या कर दिया, अब क्या करना है, या अब क्या करे। कुछ ऐसा याद आ रहा है, कुछ ऐसा याद आ रहा है? सर एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाओ, क्या बोल रहे हो आप? एकदम सिंपल बात बोल रहा हूं। ए बी उस 3 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करना क्या था उसके हिसाब से, मतलब क्या होना चाहिए था। होना ये चाहिए था, ए को मिलनी चाहिए थी 50,000 की सैलरी, ठीक है, 50,000 की सैलरी। वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक बार देखो तो वॉइस सब लोग, एक बार वॉइस देखो तो सब लोग, ठीक है क्या? वॉइस सुनाई दे रहा है क्या सबको? नॉर्मल मेरे यहां सिस्टम में सही दिखा रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लो। हाँ, 50,000 का सैलरी, कमीशन देना है बी को 10,000, ये करना चाहिए था। और बचा हुआ प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट बताओ कितना बचेगा? सर 3 लाख में 60,000 आपने बांट दिया, 240 बचेगा, 240। किंजल फोन में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप चेक करो ना।
तो 40 को हम लोग बांटते हैं 3:2:1 में। 40, 80, 120। 40, 80, 120। हो सकता है मेरा थोड़ा गला ऐसे ही खराब रहता है मेरा गला, तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट यहां मेरे को सही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 170, ये हो गया 90, ये हो गया 40। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट हमने क्या किया पता है? हमने क्या किया, हमने पूरे 3 लाख को 3:2:1 में बांट दिया। मतलब इसका हो गया 50,000, इसका हो गया 1 लाख, इसका हो गया 1.5 लाख। 1.5, 1, 50, ये हमने कर दिया। ब्रेक हो रहा है, अटक रहा है, 1 सेकेंड। अरे नहीं हो रहा है, सब सब एकदम क्लियर है। ठीक है, थोड़ा है तो थोड़ा मैनेज करो, देख के करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग चैंपियन है यार। अब ध्यान से सुनना, ए को मिलना चाहिए था 170, मिला सिर्फ 150, तो इसको और कितना मिलेगा? 20,000 इसको और मिलेगा। और मिलेगा मतलब 20,000 इसके कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए? क्रेडिट। इसको मिलना चाहिए था 170, इसको मिला 150, तो ही मस्ट गेट 20,000 मोर। इसको मिलना चाहिए था 90, मिल गया 1 लाख। मिलना चाहिए था सिर्फ 90, मिल गया 1 लाख। इसको ज्यादा मिल गया, मतलब इसको अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना होगा और ए को देना होगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा 10,000 डेबिट। नेगेटिव लिख देता हूं। इसको मिलना चाहिए था 40, इसको मिल गया 50, तो इसका भी ज्यादा मिल गया इसको, तो ये भी 10,000 क्या होगा? नेगेटिव या डेबिट। अब हम लोग जब इसको इस साल ठीक करेंगे ना, तो हम लोग सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एक एंट्री पास करेंगे और कैपिटल अकाउंट को रेक्टिफाई करके हम लोग इसको ठीक कर देंगे। सर कैपिटल अकाउंट को क्यों ठीक कर रहे हो? गलती तो प्रॉफिट बांटने में था। अरे प्रॉफिट बढ़ के कैपिटल में ही तो गया होगा, तो कैपिटल बढ़ा लिखा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग कैपिटल में ये काम करेंगे। सर एक बार बताओगे एंट्री क्या होगा? जिसको ज्यादा मिल गया था अब वो पैसा वापस देगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्लीज करेंट और कैपिटल में लड़ाई मत करना। प्रॉफिट करंट में गया होगा तो अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम है यहां पे करंट कर देना। 20 करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000। 30 करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। प्लीज करंट और कैपिटल में झगड़ा मत करना। जैसा कैपिटल मेंटेनेंस सिस्टम है उसके हिसाब से एंट्री कर देना। फिक्स सिस्टम है तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक एंट्री पास करेंगे और उस पूरी गलती को जो थी उसको रेक्टिफाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ये वर्किंग में आ जाएगा। दिस इज हिंदी में मत लिखना रे, मार खाएंगे। आपको ऐसे लिखना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन, ये 3 वर्ड लिख देना आप, चलेगा। बट आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल, ये वर्किंग का पार्ट बनेगा आपका और ये आपका जर्नल एंट्री होगा फाइनली। कर सकते हैं आप ऐसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली चार्ज 6% इंस्टेड ऑफ 5%। आ जाइए, इसी एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। हाँ चल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। हाँ एग्जाम्पल, मान लो 2019 साल था, नेट प्रॉफिट हमने कमाया था 3 लाख, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे दिया 6% पर एनम टू ईच पार्टनर। पार्टनर ए की कैपिटल मान लो 5 लाख, बी की 4 लाख, सी की 3 लाख, ठीक है।
फिर बचा कुचा हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो 3:2:1। ठीक, 2020 में जाके समझ में आया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की जगह 5% होना चाहिए और पीएसआर 3:2:1 ही है। यही बोल रहे हो आप आंचल? यही बोल रहे हो आप आंचल? एक बार बोल दो हाँ। अगर यही बोल रहे हो तो मैं इसके कैलकुलेशंस में फिर आगे बढ़ूं। तुम लोग रिवीजन करवाते हो या क्लास लेवाते हो, हमको समझ में ही नहीं आता है। कैसे बदमाश बच्चे हो। नवनीत सर हंसते हैं हम पे, बोलते हैं यार तू रिवीजन कराता है कि तू क्लास लेता है। मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे चैंपियन है, चैंपियन। ठीक है, डन। आइए आंसर करते हैं। ए बी सी होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था मतलब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से 25, 20 और 15। फिर बचा हुआ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बोल कितना बचा हुआ है? 3 लाख माइनस 25, 20, 15, 60,000। 240, 240 3:2:1 वापस वही आ गया। 40, 40, 80, 120। तो ये होना चाहिए था 145। क्या मैसेज लिखा है रे, बाद में पढ़ूंगा। 145, 1 लाख और 55। करेक्ट के बाद रॉन्ग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बांट दिया 6% के हिसाब से, तो 30,000, 24,000 और 3 के हिसाब से 18,000। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फिर कैसे बांटा होगा? 3 लाख माइनस 30, 24, 18, 72,000। 3 लाख माइनस 72,000 इन 3:2:1 तो 38, 76, 114। ठीक है, तो ये हो गया 144, ये हो गया 90, नहीं 1 लाख, और ये हो गया 56,000। ठीक है, अब 145 मिलना चाहिए था, मिला 144, तो 1,000 कम, तो इसको 1,000 मिलना चाहिए, 1,000 क्रेडिट। इसको मिला 1 लाख, मिलना चाहिए 1 लाख और मिल भी गया लकीली 1 लाख। कैपिटल का इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों जोड़ के उसको 1 लाख ही मिला, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसको मिलना चाहिए था 55, मिल गया 56, ज्यादा मिल गया तो अब ये देगा 1,000। डन। तो जर्नल एंट्री बोल क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बस यही काम है, जैसा वो है वैसा ये है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। बताइए आंचल, कॉन्सेप्ट क्लियर? 6। तुम लोग का बैच मेरे को यूट्यूब पे लाइव भी ला दिया। हम लोग कभी मतलब आते नहीं थे, बिकॉज वी मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था इतना एक्सप्लोर करने का। तुम लोग का बैच हम लोग को यहाँ तक ले आया, और ये बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। मतलब मेरे को नवनीत सर को बहुत मजा आता है, एंड रियली ऐसा ही लगता है कि मैं लाइव क्लासेस में ही पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड। मैं सोच ही रहा था ये क्वेश्चन कराने के लिए। ऋषभ ने एक बात छेड़ दी। अब बात छेड़ दी तो उस बात को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मैथ में भी था शायद। नहीं दिख रहा है, मेरे बुक का ही लाना पड़ेगा वापस। मेरे बुक खोल लेता हूं मैं, 1 सेकंड रुक। है ना वो तो
मेरी बुक 2 कहाँ गई? ऋषभ एक क्वेश्चन बोल रहा है ऋषभ, जो मेरे को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। वो क्वेश्चन मैं सोच भी रहा था मैं करूंगा डिस्कस। ये इसमें चला जाता हूं। ये वाला क्वेश्चन था क्या ऋषभ? ये वाला नंबर छोड़ देना, क्वेश्चन का एक बार वो टेक्स्ट देखना, CND वाला। क्या किंजल, क्या गुजराती, केम छो मजामा? ऋषभ ये क्वेश्चन था क्या, एक बार बता। ये क्वेश्चन डिस्कस करना है मेरे को, वापस क्लास में किया हुआ है, वापस करना है एक बार। ठीक है ऋषभ। C&D एक बार क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ। हाँ, C&D were sharing profits in the ratio 3:1. Profit as per books of accounts amounted to ₹40,000. ओके ठीक है, 12-13 का प्रॉफिट दे दिया। इन अप्रैल 13 नेक्स्ट ईयर में दे अग्रीड टू चेंज द PSR टू 5:3 विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 12। ठीक है। It was found that outstanding expense of 4,000 as on 31st March 12 and outstanding expense on 3,000 as on 31st March 13 had not been taken into account. लास्ट ईयर में भी गलती है, लास्ट ईयर, और 11-12 में भी गलती है, 12-13 में भी छूट गया। While drawing up the final accounts of respective year, also by mistake interest on drawing has been ignored while preparing the accounts for 12-13 and such interest being 600 for C and 300 for D. बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है ये इस क्वेश्चन में, टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। जो पुराना गलती हुआ उनको ठीक करके फाइनल क्या इफेक्ट रहेगा वो बताना है। स्टार्ट करूं पक्का से 100%? चलिए, ये रहा मेरा कॉपी और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर पहला, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन CD। अब इस पॉइंट में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले मेरे को एक करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि प्रॉफिट इटसेल्फ गलत था। प्रॉफिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इज्जत ही नहीं दी गई, तो मेरे को एक बार करेक्ट प्रॉफिट के बारे में भी सोच लेना चाहिए। करेक्ट प्रॉफिट, मैं बताऊं करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए। 40,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 40,000 का। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 का, 4,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया। यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग वाला था, ओपनिंग। 3,000 का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला कंसीडर नहीं किया। 3,000 का क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग कंसीडर नहीं किया। ध्यान से मेरे को बताना, अगर मैं तुमसे बात करूं इस साल का करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए सर, 40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 4,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था लास्ट से पहले वाले साल का, यानी इस साल ये 4,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो ओपनिंग था वो मेरे को खर्चे से हटाना चाहिए था, मैंने हटाया नहीं, तो खर्चा बढ़ा हुआ है। अगर खर्चा बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले सर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना होगा 4,000 से, प्रॉफिट बढ़ाना होगा 4,000 से। उसके बाद सर 3,000 रुपए का इस साल का खर्चा है जो मैंने दिखाया नहीं, खर्चा है दिखाया नहीं। अगर खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, -3,000, -3,000। 41,000 सही प्रॉफिट होना चाहिए मेरा, 41,000 सही प्रॉफिट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी लेंगे, वो अलग से लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से लेंगे, वो एप्रोप्रिएशन का काम है। बट मेरा प्रॉफिट पहले मेरे को सही करना होगा। इसमें एक बात और है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट वो करना पड़ेगा आपको पहले। यहां तक बात ठीक है। अब
इधर सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। पहले हम लोगों को देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सी के कैपिटल ड्रॉइंग्स पे 600 और डी में 300। ये मैं नेगेटिव क्यों कर रहा हूं सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको उससे चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज करना है। तो उसके कैपिटल से हमको ये माइनस करना होगा। चार्ज करेंगे तो उसका कैपिटल कम होगा। प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 41,000 का नेट प्रॉफिट था, 900 रुपए का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट था। 41,000 का नेट प्रॉफिट था, 900 रुपए का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट था, तो 41,900। नई रेशियो क्या है? नई रेशियो है 5:3। 41,900 इंटू 5/8 और बाई 5 इंटू 3, ये हो गया 15,412.5 और ये हो गया 25,587.5। अगर इस साल का सही डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रॉफिट का, सही डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए। इस साल का सही डिस्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए। खाली इस साल की बात कर रहा हूं, खाली 2012 जो भी है उस साल की बात कर रहा हूं। हमने कर क्या दिया? अभी मेरे को बहुत सारी बात करनी है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, सी डी। हमने क्या किया? 40,000 के प्रॉफिट को सीधा डिवाइड कर दिया 3:1 में। प्रॉफिट ऑफ 40,000 3:1, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 10,000। अब मेरे को बता एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए? इसका 25 मिलना चाहिए, इसको मिल गया 30, ज्यादा मिल गया तो इससे लेना पड़ेगा। 30 माइनस 25,587.5, ये आ गया 4412.5, 4412.5 और इसका आ गया 5412.5, 5412.5। सर ये दोनों तो मैच हो जाना चाहिए था। सर ये दोनों तो मैच हो जाना चाहिए था। जितना इसका डिफरेंस उसका उतना डिफरेंस वही होना चाहिए था। सर ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? 1,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कम होगा। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना? ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 4,000, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 3,000। हमने दोनों ही नहीं दिखाया। अब अगर हम लोग दोनों को दिखाएंगे तो जो 1,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो हमको कम करना होगा अलग से, उसका हमको एडजस्टमेंट करना होगा यहां पे। एक बार सर ये जो है इसको जर्नल एंट्री में करके समझाओ। सर ये अमाउंट पहले बताओ, अमाउंट कैलकुलेशन क्लियर है क्या? अमाउंट ये होना चाहिए। अगर करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिर्फ उस साल का देखें तो सिर्फ 2012-13 का। अब सर बताओ जर्नल एंट्रीज। अब मैं एकदम शुरू से जर्नल एंट्रीज बोलना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम ध्यान से। जब 4,000 का हमने लास्ट ईयर में प्रॉफिट छोड़ा होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर, वो भी एक गलती है। लास्ट टू लास्ट ईयर 4,000 का एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस छोड़ दिया था, तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ध्यान दो एक बात पे, उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अगर उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया तो उस साल भी एक गलती हुआ था जो मेरे को अपने कैपिटल जो हमको ठीक करना चाहिए था। रेक्टिफिकेशन 2011-12 का, 2011-12 का 4,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने इग्नोर कर दिया था। अगर इग्नोर कर दिया था तो 2011-12 के मेरे को 11-12 के बारे में मेरे को बताओ। 11-12 का सर प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो कैपिटल भी बढ़ गया होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमसे छूट गया होगा। तो हमको पहले एक 2011-12 का अगर रेक्टिफिकेशन करना है, एक एंट्री पास करनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू C's कैपिटल
टू डीज कैपिटल। क्या रेशियो था उस समय सर? 3000 1000 का रेशियो चलता था, 3:1 का रेशियो। पहले मेरे को ये आउटस्टैंडिंग, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी एंट्री, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा ना। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा है, कैपिटल कम होगा। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैं इसको अकाउंट फॉर कर रहा हूं 11-12 में, 4000 3000 1000, 3:1 का रेशियो था, 3:1 का रेशियो था। ये मेरे को पहले सही करना चाहिए था। अब 2012-13 में अगर तुम मेरे से बात करो क्या सही करना चाहिए पता है? 2012-13 में, 2012-13 में एक काम सही ये होना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर वाला है वो रिवर्स होगा, ये वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर जाके रिवर्स करता हूं और फिर मैं नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखूंगा। तो मेरे को देख एंट्री क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4000 टू वापस पार्टनर्स कैपिटल यानी सीज कैपिटल डीज कैपिटल 3:1 और नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा सीज डीज कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000। ये 3000 बाई 4 इंटू 3 2250 और 1750। ये हमको पहले ये वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म होगा, रिवर्स करने का एंट्री, आपका प्रॉफिट बढ़, जैसे ये करोगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर के खर्चे से हम लोग माइनस कर देते हैं। और फिर मैं ये काम करूंगा कि जो नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड करना है वो करूंगा। नेट इफेक्ट प्रॉफिट में मैंने बोला था ना 1000 से प्रॉफिट, ये देखो 40 + 4 - 3, ये 1000 से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। अब तुम सोच के देखो, इस साल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट हुआ है 4 का, क्रेडिट हुआ है 3 का, मतलब 1000 डिफरेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा कि नहीं? जो हम लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दिखाना चाहिए, हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, जो भी बोलो। क्योंकि मेरा 4000 लास्ट ईयर था, इस साल वो जाके 3000 हो गया, तो 1000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी तो कम करना पड़ेगा और 3000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे अकाउंट्स में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तभी तो तुम्हारा बैलेंस शीट सही होगा। कैपिटल के साथ साथ बैलेंस शीट को भी तो ठीक करना है। 3000 का इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो हमने दिखाया नहीं। तो ये करने के साथ साथ आपको ये भी तो करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। मैं इसी 1000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डिफरेंस बात करता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाते कि ये 1000 का डिफरेंस आ क्यों रहा है। ये 1000 का डिफरेंस इज ड्यू टू दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमको खत्म करना है। इसीलिए हम लोग एक एंट्री पास किए होंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिफरेंस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 5412.5। उनकी कैपिटल ठीक हो जाएगी और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कम हो जाएगा जो होना चाहिए था, और 3000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस तरीके से आपके प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर 5:3 का रेशियो चेंज नहीं होता, खाली बोलता ये गलती है, तो कैसे ठीक करते? हम लोग ऐसे ठीक करते। इसका 3000 क्रेडिट होना चाहिए, 2250 क्रेडिट डेबिट होना चाहिए, तो 750 क्रेडिट। इसका ये क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, 750 डेबिट। सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। खाली अगर वो खाली रेशियो चेंज नहीं होता, खाली चेंज होता कि 1000 का जो आपका डिफरेंस है 4000 और 3000 वो हम लेना भूल गए। ये इस तरीके से उस चीज को अकाउंट फॉर करते। बट बोला उसके साथ साथ रेशियो भी चेंज हो गया, तो रेशियो का चेंज हमने यहां पर कंसीडर किया। ये रेशियो का चेंज हुआ 41,900 इन 5:3, जबकि हमने कर दिया था 40,000 इन 3:1 रेशियो। 40,000 इन 3:1 रेशियो। सर एक ब्रॉड जर्नल एंट्री मार के दिखाओ। देख ब्रॉड जर्नल एंट्री कुछ ऐसा दिखेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोल क्या होगा, 4412.5। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 11-12 का था वो अब खत्म होगा, 4000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 5412.5 और एक नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। ये कौन से साल का? 12-13 का। 12-13 ये ना, ईयर एक बार देख लेना। हाँ 12-13 का, ये 12-13 का आएगा 3000। तो ये लास्ट ईयर वाला खत्म हो गया, इस साल वाला ये 3000 का आ गया।
ये आपको करना चाहिए। हमने उसको नेट करके 1000 डिफरेंस किया, हमने नेट करके 1000 डिफरेंस किया। ये देखो, ये समझ में आएगा। 4000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड करके खत्म किया और 3000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड कर लिया। 3000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड कर लिया, 1000 हो गया डिफरेंस। वो 1000 का डिफरेंस है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डिफरेंस आना चाहिए। बैलेंस शीट को जो हिट करेगा वो 1000 का डिफरेंस। रिवर्स करना पड़ता है ना। तुम सोचो, जो 4000, जो ये 4000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये 12-13 में पे किया होगा। अब जब सैलरी या एक्सपेंस देखोगे उसका पेमेंट ज्यादा दिखाई देगा। क्यों ज्यादा दिखाई देगा सर? अरे हम लोग जब पे कर रहे हैं, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को खत्म नहीं करेंगे वो, तब तो हमने इस साल का एक्सपेंस मान के पे कर दिया। तो उस एक्सपेंस को कम करने के लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, रिवर्स करते हैं। हम लोग को एक जर्नल एंट्री करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और वो लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल रिवर्स होता है। क्योंकि तुमने पे तो किया ही है खर्चा। अगर पे खर्चा किया है और उसको लास्ट ईयर से एडजस्ट नहीं किया तो वो फिर इस साल का खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग रिवर्स करते हैं उसको। डन। ये हमारा पार्टनरशिप चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जहां पर हमने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिवाइज कर लिया। आज मैं यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि नवनीत सर की क्लास है। आप फटाफट ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर का खाना वाना जो खाना है खा लो। 1 बजे से क्या? 1 बजे से नवनीत सर की क्लास है, 15 मिनट का ब्रेक है। फटाफट आप लोग रेडी हो जाओ एंड देन आप लोग नवनीत सर की क्लास करना। मैं वापस कल पार्टनरशिप का कराऊंगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब में सेम है। गुडविल वगैरह बताना है, कंप्लीट हो जाए। डन। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा, बाय बाय।